गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पीडीएफ नंबर 16 लेकर के आया हूं और आप लोग इसको पढ़िए, देखिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है मेजर कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक या जैविक खेती के घटक क्या है। तो जैसा कि मैंने पीडीएफ 15 में भी कुछ टॉपिक बताया था, उसी के आगे है। इसमें क्या देखिए, फर्स्ट है जो आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, पोषक तत्व प्रबंधन। तो देखिए पोषक तत्व प्रबंधन में क्या है कि ऑर्गेनिक या जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए फसल चक्र अपनाया जाना लाभकारी होता है। देखिए ऑर्गेनिक के अंतर्गत जो बताया गया है यहाँ पे पोषक तत्व प्रबंधन का, तो ऑर्गेनिक या जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के लिए फसल चक्र। देखिए फसल चक्र जो बताया गया, क्रॉप रोटेशन सिस्टम। तो क्रॉप रोटेशन जैसे कि हम चाहे ऑर्गेनिक सिस्टम अपना रहे हों या कोई केमिकल सिस्टम अपना रहे हों, उसमें हमको क्रॉप रोटेशन सिस्टम तो अपनाना कंपलसरी होता है। तो ऑर्गेनिक या जैविक खेती में पोषक तत्व के लिए फसल चक्र अपनाया जाना लाभकारी होता है। देखिए जब कोई किसान कोई भी फसल को उगाता है तो अगर वो एक एक सिस्टमेटिक तरीके से रोटेशन बना करके कोई वो करता है कि जैसे कि खरीफ रबी मौसम के अकॉर्डिंग रबी खरीफ जायज इन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्रॉप्स को बुआई करता है या क्रॉप्स की रोपाई करता है, तो अगर उसी सिस्टमेटिक तरीके से जैविक खेती को अपना कर चलता है तो वो काफी उसके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज, अच्छा लाभ मिलता है। इसके लिए देखिए उसमें क्या है, उसी के बीच में वो हरी खाद है, नीलहरी शैवाल है, जोला है, जैव उर्वरक है, बायोगैस है, ठीक, वर्मी कंपोस्ट है आदि, बहुत तरीके की कंपोस्ट खाद का प्रयोग भी पोषक तत्व की पूर्ति के लिए की जा सकती है। यानी कि अगर हम इन ग्रीन मैन्योर है, बहुत सारे जो हमारे ये दिए हुए हैं जैविक उर्वरक, इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम फसल को उगाते हैं तो उसमें क्या है कि हम किसान को प्रोडक्शन सिस्टम और सॉइल से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं वो काफी एक अच्छी तरीके से प्लांट को प्राप्त होते हैं, जिससे प्लांट क्या होता है, ग्रोथ करता है। और ऑर्गेनिक खाद में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति कितनी रहती है, 17 रहती है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे बताया गया कि जो भी हम कंपोस्ट सिस्टम या जो भी फार्मर्स कंपोस्टिंग सिस्टम अपनाता है उससे क्या है कि सॉइल के अंदर पाए जाने वाले समस्त न्यूट्रिएंट्स मेंटेन होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी है अगले सेमेस्टर में कि हमको फसलों को कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ये हमने बताया भी है, लिखाया भी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक खाद की, ऑर्गेनिक मैन्योर की। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में क्या है कि देखिए जो हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं तो हम ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उनको मेंटेन रख सकते हैं और मिट्टी में उसकी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके देखिए ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ में सल्फर, जिंक, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बोरान, प्लेटिनियम सूक्ष्म पोषक तत्वों की फसलों के लिए अच्छी होती है। एक फसल इसके लिए बहुत लाभकारी और एक एडवांटेज तरीके से फायदेमंद होती है, ठीक है। और ये मैंने इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप रोटेशन इन बेनिफिशियल फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, इसको पढ़िए। और सेकंड जो टॉपिक है आपका, देखिए ऑर्गेनिक या जैविक खेती में उपलब्ध पोषक तत्व का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कि हमारे जैविक पोषक तत्व कितने हैं और ये कैसे प्राप्त होते हैं, इसमें कितने % नाइट्रोजन होती है, कितने % फास्फोरस होती है और कितने % पोटास होती है। तो देखिए जो फर्स्ट है ये ऑर्गेनिक या जैविक खाद, इसमें आपकी जैविक खाद्य हो गई। सेकंड है आपका नाइट्रोजन, ठीक, फास्फोरस और पोटास। तो फर्स्ट बात करते हैं FYM, गोबर की खाद। तो गोबर की खाद में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है, 1.4, कितने % फास्फोरस पाई जाती है, 1.3, पोटास कितने % पाई जाती है, 1.2, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट में कितने %, 1.9, 1.6,
4। ये सारे मैंने टेबल एक अच्छी तरीके से बना दिया है। इसमें आप ये जान सकते हैं कि किस चीज में कितना, मतलब किस ऑर्गेनिक जैविक खाद मतलब कितने % नाइट्रोजन और कितने % फास्फोरस और कितने % पोटास की मात्रा अवेलेबल रहती है। ठीक है। और ये देखिए मुर्गी की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नापेड है। तो देखिए मुर्गी की खाद देखिए जो होती है वेटरनरी से निकली हुई, वो कितनी, देखिए उसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी होती है और पोटास भी उसमें अधिक पाया जाता है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम, अगला जो टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, भारत में जैविक खेती। देखिए भारत में जैविक खेती तो हमने इससे पहले भी बताया है, और जैविक खेती के उसी के अगला एक मतलब टॉपिक मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। देखिए जैविक खेती इस देश की मूल निवासी, या मूल निवासी का मतलब हो गया कि मतलब भारत में कई सालों से यहीं पे अपनाई जा रही है। भारत में जैसे कि आज से प्राचीन ग्रंथों में भी इसका काफी, देखिए हमने इसमें बताया भी है कि इसका जैविक खादों का महत्व कृषि में प्राचीन काल से होता जब मतलब जाना जाता है। ठीक है। मतलब भारत में ऑर्गेनिक सिस्टम हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका काफी वर्णन किया गया है। और प्राचीन हिंदू लेख जो हमारे शास्त्र, हिंदू लेख जो शास्त्र होते हैं जैसे ऋग्वेद है, अर्थवेद है, ठीक है, यहाँ तक कि ये पवित्र कुरान में भी इसका उल्लेख किया गया। देखिए जहाँ पे ये मान लीजिए जितने भी हमारे शास्त्र जो पुराने मतलब शास्त्र हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर का वर्णन किया गया है उसमें भी अगर जो एग्रीकल्चर का पर्पस उसमें बताया गया है तो ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही किसान उसको करता है। ठीक है। इसमें क्या है कि कम से कम आप जो मिट्टी से बाहर निकालते हैं, देखिए इसमें क्या है कि जो हम सॉइल के द्वारा जितने भी पोषक तत्वों की मतलब आपूर्ति मिट्टी से लेते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग, यानी प्लांट के द्वारा, ठीक है, या मतलब जैविक खादिंग सिस्टमेटिक तरीके से जो भी हम मतलब मिट्टी से जितने भी पोषक तत्व बाहर निकालते हैं उसे वापस भी करना होता है। अब कहिए कि हम उसको वापस कैसे करेंगे, तो इसको वापस करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि जैविक खेतियों को अपनाना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में किसान क्या कर रहा है कि अधिकतर केमिकल सिस्टम्स अपना रहा है, जो हमारे लिए भी और सॉइल के लिए भी काफी नुकसानदायक है। तो इन्हीं को हम जो आगे इसके बारे में बताया गया है कि जो जितने भी पोषक तत्व आपूर्ति के लिए बाहर निकाले जाते हैं या जो कोई प्लांट ग्रहण करता है, प्लांट को हम यूजर्स में लेते हैं, चाहे सीरियल पल्स से और चाहे वेजिटेबल जो भी क्रॉप्स का होता है, अगर हम वेजिटेबल्स निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर हमको उसी के सिस्टमेटिक तरीके से लेना चाहिए। इसमें क्या है कि पोस्ट हार्डन आवेशों को पुनः चक्रण द्वारा, हालांकि जैविक आंदोलन का मुख्य रूप से इसके मूल के कारण होता है। देखिए जो हमारा पोस्ट हार्डन होता है, सिस्टमेटिक जितने भी अवशेष होते हैं, ये एक क्रम बिंदु से अपने सिस्टमेटिक तरीके से चलते रहते हैं। और ये क्रम आज नहीं काफी सालों से चलता रहता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्लांट सॉइल के अकॉर्डिंग से यूजेस करता है, फिर हम वो अपना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वर्मी कंपोस्ट के अकॉर्डिंग, या मतलब बहुत सारे जैविक खादों के अकॉर्डिंग फिर अपने न्यूट्रिएंट की पूर्ति करके फिर अपने पुनः चक्रण के अकॉर्डिंग चलने लगता है। और आधुनिक जैविक कृषि के जनक के रूप में देखिए जो यहाँ पे बात बताया गया है कि आंदोलन रूप में मूल कारण होता है ये है सर अल्बर्ट हावर्ड। अक्सर ये देखिए जो हमारे प्रेजेंट टाइम के ऑर्गेनिक सिस्टम के जो फादर माने जाते हैं इन्हें कहा जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि सर अल्बर्ट हावर्ड अक्सर आधुनिक कृषि के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। फसल उत्पादन के नए तरीकों को अपनाने की मतलब प्रकृति के तरीकों से एक बदलावकारी तरीके को मिट्टी में ओढ़ता हानि होती है। देखिए जो हल्बर्ट ने हमारी जो आधुनिक कृषि को देखते हुए जो एक नए सिस्टमेटिक तरीके से फार्मर्स को जागरूक किया है, तो उसमें इन्होंने यही बताया कि किसान को अधिक से अधिक जैविक खेती का प्रयोग करना चाहिए और हमारी सोयल, क्लाइमेटिक, सिस्टमेटिक जितने भी सारे ये हमारे प्लांट जो वातावरण से भी ग्रहण करता है या पर्यावरण जो हमारा पॉल्यूशन सिस्टम है, ये सब एक मतलब इनको नुकसान ना पहुंचाते हुए और हम एग्रीकल्चर सिस्टम को एक अच्छी तरीके से हल पाएं। और हार्वर्ड 1940 या 1905 में 1924 तक उन्होंने भारत में जो एक सलाहकार के रूप में काम किया था। इन्होंने क्या है 1905 से लगा करके 1924 तक उन्होंने भारत में एक ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सलाहकार के रूप में काम किया, जहां उन्होंने पारस्परिक भारती का दस्तावेजीकरण किया। इसमें क्या है उन्होंने खेती के नए नए तरीके बताए और पारंपरिक कृषि से बेहतर बनाने थे। और इसका उन्होंने क्या है साइंस पे काफी बहुत सारा शोध करके
इन्होंने ऑर्गेनिक को बहुत अधिक महत्व दिया। ठीक है, और इनकी बहुत सारे विकासशील, हमने आगे इसके बारे में भी बताया है, बहुत सारे इन्होंने विकासशील के अकॉर्डिंग काम की भी किया, और इन्होंने बहुत सारी अपनी ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत सारी बुकें लॉन्च की। एग्रीकल्चर स्टेटमेंट, जो एग्रीकल्चर मतलब स्टेटमेंट्स बुक होती है, इसको भी लॉन्च किया। अग्री कार्ड, भारत में जैविक आंदोलन का जो बीज बोया गया अधिक जोर, उस पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया। तो देखिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस पे काफ़ी बहुत सारे काम किए। और बहिष्कार, खाद के लिए खाद और पौधों के अन्य कार्बनिक स्रोतों का उपयोग रासायनिक खाद के रूप में करना चाहिए। देखिए, जो हमारा यहाँ पे देखिए कार्बनिक स्रोत, जो हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम भी बताए गए हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम को भी केमिकल सिस्टमेटिक यानी कि केमिकल्स मैन्योर में बदल करके प्रेजेंट टाइम में काम किया जा रहा है। तो इन्होंने इस पे भी काफ़ी अपना जोर दिया। काफ़ी लोगों को प्रोडक्शन, जो हमारी इससे पहले आंदोलन जो चालू हुए, आंदोलन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी बीज बोया जाता था, इस पर काफ़ी बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती थी। इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि जो कार्बनिक खेती को एक रासायनिक खाद में इन्होंने परिवर्तित करके किसान को जागरूक करना बताया, और ये इन्होंने उसको सक्सेसफुल बनने को भी बताया। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द नेटिव टू द कंट्री, इसको आप लोग पढ़िएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो देखिए, ऑर्गेनिक मैंने डायग्राम भी बता दिए हैं, इसको देखिए। ये किसान किस तरीके से मेहनत करके ऑर्गेनिक सिस्टम से या जो भी कोई भी फसल को उगाता है उसमें किस तरीके से करता है, और खरपतवार नियंत्रण। सेकंड है आपका ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड। ठीक है, जो मतलब जैविक मानक क्या होते हैं। तो जैविक मानक तो बहुत से होते हैं, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे कुछ संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ और इसको जानिए। देखिए, जैविक उत्पादन को बाजार में पहचान मिलती है। तो देखिए, जो भी हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम है आज की डेट में अधिकतर मार्केट में इसकी डिमांड है और मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी पहचान है। केवल तभी यह मानकों को पूरा कर सकता है और यह प्रमाणित है। देखिए, जो हमारे ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी मैन्योर्स आते हैं, ये एक प्रमाणित रूप से आते हैं। ठीक, प्रमाणित रूप से आते हैं। किसान को एक विश्वसनीय स्तर से इसको विश्वास दिलाया जाता है और किसान इसको अपना रहा है। तो इसके लिए क्या है, इंटरनेशनल एंड ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई मानक हैं। और इसके देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काफ़ी बहुत अच्छे मानक इनके मानक के रूप में बताया गया है। भारतीय उत्पादकों को इनमें से किसी एक मानक को पूरा करना चाहिए। देखिए, तो इसमें क्या है, जो दो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। और अधिकतर भारतीय उत्पादनों को, देखिए, इसका विदेशी सिस्टमेटिक तरीके से आज भी काम किया जा रहा है, विदेशों में भी आज भी काम किया जा रहा है। मगर अगर भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो भारतीय उत्पादकों में भी इसमें भी किसी काफ़ी मतलब बहुत सारे मानकों को पूरा किया गया है। भारत ने राष्ट्रीय विकास भारत में राष्ट्रीय विकास जैविक उत्पादन के लिए मानक जिसे अपनाया गया है, ये देश मानक अंतर्राष्ट्रीय अनुरूप यूरोपियन संघ। देखिए, इसको अगर बात करते हैं भारत के ही अलावा, अगर ये बहुत सारे हमारे विदेशों में भी इसका सिस्टमेटिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में भी काम किया जा रहा है। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आयात निर्यात सिस्टम है, आउटपुट इनपुट सिस्टम, ये भी एक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये क्या है यूरोपियन संघ जो आज भी मतलब चला कर यूरोप से या बहुत सारे सक्सेसफुली कंट्री से उपना करके हमारे देश में काफ़ी अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे मौखिक पर्पस हैं और ये मैंने देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफाइन कर दिया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप इसको हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।